बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जैतून है, लेकिन मुझे अपना नाम कभी भी पसंद नहीं आया। इसलिए मैं हमेशा अपने नाम से चिढ़ती रही और एक दिन मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे जैनी कहा करें। बाबा पहले तो मेरी बात समझे नहीं और जब उन्हें मेरी बात समझ में आई तो वो हंसने लगे। मैं मुंह फुलाकर झूठ मूठ कर नाराज हो गई तो वो माजरत खाना अंदाज में एकदम से हंसते हुए बोले, ठीक है भाई, आज से हम जैनी ही बोलेंगे। खुश? और फिर अम्मी को भी कह डाला कि अब मुझे जैतून नहीं बुलाना। तो अम्मी अब्बू की बात सुनकर हंसने लगी। भाई जैनी तो बहुत मुश्किल लफ्ज है, ये तो जबान पर चढ़ते चढ़ते ही चढ़ेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगी ना, आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरी बात सुनकर अम्मी और अब्बू दोनों ही हंसने लगे। फिर अम्मी ने कहा, अच्छा बड़ी भी, ठीक है, अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें सिखाएंगी। अम्मी ये बात करके फिर मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी तो मैं चिढ़ सी गई थी। तो अम्मी अपने होठों के कोना अपने दांतों में दबाकर संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, जो हुक्म जैनी आपका। अब आप खुश हैं? तो मैं खिलखिलाते हुए उनके गले से जा लगी। मेरा बचपन इन्हीं रंग बिरंगी यादों, मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे बाद उन्हें दोबारा औलाद की कोई उम्मीद न लगी। इसी वजह से मैं अम्मी और बाबा की आंखों का तारा बन गई और इसी लाड प्यार ने मुझे किसी हद तक जिद्दी और खुदसर भी बना डाला। मैं जिस चीज की ख्वाहिश करती मेरे बाबा उसको पूरा करने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते। यही वजह थी कि मैं बाकी कॉलोनी के बच्चों की निस्बत मेरे खिलौने और कपड़े, हत्ता कि टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तेहारात के मुताबिक मेरे शैम्पू, लोशंस, मेकअप सभी महंगे और मुनफरिद होते। और उनकी डिमांड डालते हुए मैं ये कतन न सोचती कि बाबा की खलील आमदनी में वो ये सब कहां से और कैसे पूरा करते होंगे। मेरे अब्बू रेलवे कैरेज फैक्ट्री में आम सी पोस्ट पर मुलाजिम थे और उनकी शादी खानदान में ही हो गई। शादी के 3 साल बाद उन्हें रेलवे कॉलोनी में 2 कमरों का क्वार्टर अलाट हो गया तो वो अम्मी को लेकर कॉलोनी के उस छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन शादी के 5 साल गुजरने के बावजूद उनकी कोई औलाद न हो सकी तो अब्बू पर खानदान का बहुत प्रेशर रहने लगा कि वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। हत्ता कि उनकी एक भाभी ने उनके लिए एक लड़की भी देख ली। बस अब्बू के इशारे की देर थी और वो वहां रिश्ता लेकर चली जाती। लेकिन अब्बू हमेशा इन मामलात से अपना दामन बचाते रहे। उसकी वजह यह थी कि वो अम्मी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो नहीं चाहते थे कि दूसरी शादी की वजह से वो अपनी मोहब्बत खो दें। और फिर इस बात की क्या गारंटी थी कि दूसरी शादी के बाद उनके यहाँ औलाद हो जाती। वो अक्सर अपने वालिदैन और भाइयों को ये मिसाल जरूर देते थे जब उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता था। जब दादी, बड़ी भाभी और नंदों ने ये देखा कि बाबा उनके हाथ नहीं आते तो उन्होंने अम्मी को घेरना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि वो किसी तरह अपने खावंद को मनाए, यूं आखिर कब तक बे औलाद रहेंगे। अम्मी जब भी गांव जाती तो तरह तरह के ताने उनकी गोद में गिरने लगते। वो इन हालात से बहुत परेशान थी और एक दिन तंग आकर उन्होंने बाबा को कह दिया कि मेरी तरफ से इजाजत है, आप अपने घर वालों की मान लें और दूसरी शादी कर लें ताकि रोज रोज के इन तानों से मेरी जान छूट जाए। लेकिन बाबा उन्हें तसल्ली देते कि लोगों को बोलने दो, तुम उनकी बातों पर क्यों परेशान होती हो। मैंने तुम्हें कभी बेऔलादी के हवाले से तंग नहीं किया तो तुम्हारा तंग होना बनता ही नहीं, और जिस दिन मैं तुम्हें ये बात करूं तो तब तुम मुझसे दूसरी शादी के लिए फोर्स करना। बाबा हमेशा ऐसे मौकों पर दो टोक बात करते तो अम्मी भी खामोश हो जाती क्योंकि मजीद बात करने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। और फिर जैसे 5 साल के बाद अल्लाह ताला की कुदरत को उन दोनों मियाँ बीवी पर रहम आ गया और अम्मी को मेरी उम्मीद लग गई। दोनों मियाँ बीवी जैसे एक बार फिर से जीने लगे थे। मेरी पैदाइश रेलवे कैरेज हॉस्पिटल में हुई और पैदाइश के फौरन बाद ही वो मुझे मिलवाने के लिए अपने वालिदैन के पास गांव गए। दादी ने मुझे देखकर बहुत बुरा मुंह बनाया कि अल्लाह को अगर हम पर रहम आ ही गया था तो बेटा दे देता। बेटियों के तो पहले ही खानदान भर में अंबार लगे हुए हैं। दादी की बात अम्मी को ज्यादा महसूस हुई क्योंकि उनकी तमाम देवरानी और जेठानियों के पहले बेटे ही हुए थे। अम्मी परेशान सी हो गई। औलाद होने के बावजूद दूसरी शादी की जो तलवार उनके सर पर लटक रही थी वो आज भी लटक रही थी और वो तल्ख बातें जो औलाद ना होने की वजह से वो सहती थी वो एक बेटी की मां बनने के बावजूद जूं की तूं उनके सामने आन खड़ी हुई। वो जितना इन रवैयों से पीछा छुड़ाती ये रवैये उतना ही उनकी जान का अजाब बनते जा रहे थे। बाबा अम्मी की इस परेशानी से बहुत अच्छी तरह से आगाह थे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल उनके अपने ही वालिदैन और बहन भाई खड़े थे। वो अगर अम्मी के दिफा में बोलते तो वालिदैन की नाराजगी बन जाती और अगर चुप रहते तो अपने शरीके सफर के चेहरे की अफसुर्दगी और तानों के तीर सहते सहते रोती हुई आंखें उन्हें जीने न देती। इसीलिए वो जल्द ही अम्मी को लेकर वापस शहर आ गए। हालांकि उनकी अभी काफी सारी छुट्टी पड़ी हुई थी। उन्होंने एक फैसला किया कि अब कभी वो दोबारा गांव अम्मी और मुझे लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ कदर न हो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा वो खुद ईद पर अपने वालिदैन के पास जाकर हाजिरी लगा लेते और वालिदैन की वफात के बाद ये हाजिरी भी ना होने के बराबर रह गई। अब्बू के उन एहसानात को हमेशा याद करते हुए अम्मी की आंखें छलक जाती कि उन्होंने किस तरह इंतहाई मुश्किल हालात में इस कर्ब का सामना किया। जब डॉक्टर ने ये बताया कि उनकी बीवी दोबारा कभी मां नहीं बन सकती तो उन्होंने ये मामला न सिर्फ कमाल एहसास के साथ छुपा लिया बल्कि अपने खानदान और खानदान से बाहर भी किसी को हवा न लगने दी और मरते दम तक अम्मी के इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। ये उनकी मोहब्बत की लाजवाल कुर्बानी थी जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं उनकी कुर्बानियों और मोहब्बतों के दरमियान परवान चढ़ी थी लेकिन बस पता नहीं क्यों मैं उनसे जरा मुख्तलिफ थी। मुझे न जाने क्यों मोहब्बत से ज्यादा पैसे की चमक पर प्यार आता था। मुझे रोमानवी बातों में न जाने क्यों कोई कशिश महसूस न होती।
मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें बड़ा सा घर, गाड़ी और बंगला आता था। बचपन की हर जिद, हर फरमाइश पूरी हो जाने के माहौल में जब मैं जवान हुई तो मेरी सोचें बहुत क्लियर थी। मुझे घर के काम बुरे लगते और इस बात पर अम्मी मुझसे नाला होकर अक्सर ये कहती कि पराए घर में ये नखरे नहीं चलते, कुछ सीख लो, यही काम आएगा। तो मैं चिढ़कर अक्सर कहती कि मैं अगले घर नौकर रखूंगी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है वहां भी काम करने की। तो अम्मी मेरी तरफ अजीब नजरों से देखती और फिर कहती कि अल्लाह करे कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो। मैं तो माँ हूँ, यही दुआ दे सकती हूँ कि तुम जो चाहो तुम्हें मिले। लेकिन जिंदगी कभी अपनी मर्जी से थोड़ी चलती है। कभी कभी हमारे सामने वो सब आ जाता है जो अनचाहा होता है। इसीलिए ख्वाब उतने ही देखो कि जब आंख खुले तो जिंदगी गुजारने में दिक्कत ना हो। उनकी नसीहतों पर मेरी जान जाती और झुंझलाहट में इजाफा होने लगता, लेकिन मैं चुप हो जाती और फिर आंखें बंद करके उन्हीं ख्वाबों की तरफ दौड़ लगा देती जिनमें मुझे हमेशा सुकून मिलता था। उन्हीं दिनों मेरा तायाजाद कजन जवाद हमारे घर रहने के लिए आया। उसे नौकरी की तलाश थी और वो हर उस जगह जाकर इंटरव्यू देता जहां से उसे कॉल आती। बाबा भी उसकी नौकरी के लिए तकदो कर रहे थे। वो जब से हमारे घर आया था, बाबा और अम्मी उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते, अपनी इस्ताअत से बढ़कर उसके लिए खाने पकाते। तो वो अक्सर शर्मिंदा होकर उन्हें मना करता रहता कि जो भी घर में दाल साग पका हो वही दे दिया करें, मेरे लिए स्पेशल कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। उसका अंदाज हम सब के साथ इंतहाई मुअद्दब और रखरखाव वाला था। अम्मी तो हर वक्त उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाती रहती। तो मैंने भी एक दिन उसका बगौर जायजा लिया। उस वक्त मैंने जाना कि वो तो वाकई ही खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी का मालिक है। गोरी रंगत, ब्राउन आंखें, लंबा कद और चौड़े शाने उसे वजी साबित करने के लिए काफी थे। दूसरी तरफ मैं भी किसी से कम न थी। नशीली आंखें, तनी हुई कमान सा बदन, लंबे स्याह बाल, गुलाबी रंगत और मेरी उठती जवानी पर पड़ती किसी की भी निगाह हटने का नाम न लेती थी। लेकिन मैं बहुत हैरान थी कि जवाद ने कभी भी मुझे आंख भर कर न देखा। न ही उसकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा खास नजर आया कि जिससे मुझे पता चलता कि वो मुझे पसंद करता है। हालांकि मैं लड़कों की नजरों में अपने लिए पसंदीदगी को फौरन जान जाती थी। उन्हीं दिनों बाबा की कोशिशों से उसे भी रेलवे कैरेज फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। वो रेलगाड़ी में टिकट चेकर के तौर पर भर्ती हो गया। मुझे उसकी नौकरी का पता चला तो मैं बेहद खुश हुई, लेकिन जो ही उसकी तनख्वाह का पता चला तो मेरा दिल बुझ सा गया। वो जो एक सोच मेरे दिल में उसके लिए पैदा हुई थी वो न जाने क्यों यकलक खत्म हो गई। एक दिन बातों बातों में अम्मी ने अब्बू से कहा कि ये कितना अच्छा लड़का है, अगर ये लोग ज़ैनी का रिश्ता मांगेंगे तो वो तो कभी भी इनकार न करेंगी। अब्बू ने भी अम्मी की बात से इत्तेफाक किया कि मुझे भी अपने भाई के बेटे से आगे भला कौन होगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी खैर वाली बात होगी। मैं ये बातें सुनकर दिल ही दिल में तलमलाई कि अम्मी और बाबा को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते। अब्बू और जवाद दोनों साथ साथ अपनी जॉब के लिए निकलते थे, तो मैंने उनके जाने के फौरन बाद अम्मी को घेरा। अम्मी, मेरी ये बात आप प्लीज अपने पल्ले से बांध लें कि मैं किसी सूरत भी जवाद से शादी नहीं करूंगी। आप जो रात को अब्बू को नया इसबाक पढ़ा रही थी वो सब मैंने सुन लिए है। तो इसमें आखिर हर्जी क्या है? तो आप आखिर क्या चाहती हैं कि मेरी सारी जिंदगी इस तरह के 2 कमरे वाले क्वार्टर में गुजर जाए और छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती रहूं? मैं तनक कर बोली। अम्मी ने मुझे समझाने के लिए जो ही लबवा किए तो मैंने फौरन टोकर कहा, अम्मी कोई लेक्चर नहीं। मेरी बात पर वो अफसरदा सी हो गई और उन्होंने एक लंबा सा सांस खींचा। मुझे पता होता कि अगर 12 जमातें पास करके तुम्हारा दिमाग इतना ही अर्श पर चला जाएगा तो मैं तुम्हें कभी भी कॉलेज पढ़ने की इजाजत न देती। जवाद एक अच्छा लड़का है, सादतमंद और बाअदब। एक लड़के में यही खूबियां देखी जाती हैं कि वो फिक्र अमल में लासानी हो, आला किरदार का मालिक हो, जुआरी ना हो, नशई ना हो, खानदान का अता पता हो। बाकी रह गई दौलत की बात, तो अगर नसीब में हो तो वो मिल ही जाती है, लेकिन दौलत के खातिर किसी अच्छे इंसान को ठुकरा देना ये तो बड़ी ही बदनसीबी की बात है। अम्मी, दौलत की तलब कोई बुरी बात नहीं है, आप बात को गलत रुख मत दें। दौलत की तलब और हिर्स में फर्क होता है ज़ैनी, तुम शायद यही फर्क भूल गई हो। अम्मी बुझे बुझे लहजे में बोली। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती मैं किचन से बाहर निकल आई और फिर सारा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मी ने मेरी सारी बात बाबा के कानों में डाल दी तो वो खामोश हो गए। मैं उनके कमरे की खिड़की के पास दबे पांव खड़ी थी और मेरा पूरा जिस्म कान बन गया था कि अब न जाने बाबा क्या कहेंगे। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये ख्याल आता कि भाई की मोहब्बत में वो पिघल ही न जाए। लेकिन जब बाबा बोले तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने अम्मी से कहा, ज़ैनी जहाँ चाहेगी वहीं रिश्ता देंगे, जिंदगी उसने गुजारनी है, लिहाजा फैसले का हक भी उसे ही मिलना चाहिए। मैं खुशी खुशी अपने कमरे में आ गई और अपने बाबा पर फख्र करने लगी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इंसान जो सोचता है वैसा नहीं हो पाता और कभी कभी एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख देता है। मेरी जिंदगी में भी वही फैसला मेरे सर पर खड़ा था, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अनजान थी। अप्रैल की ये दोपहर आम दिनों जैसी ही थी, लेकिन उस दिन में आने वाली क़यामत मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। जब अचानक हमारे क्वार्टर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं भागते हुए जब दरवाजे पर गई और जो ही दरवाजा खोला तो जवाद हल्का सा टकराते हुए अंदर की तरफ भागा। क्या हुआ जवाद, सब खैरियत है? अम्मी उसके बौखलाए चेहरे को देखकर परेशान होते हुए उसके पीछे पीछे लपकी। खैरियत नहीं है चची, आप बस तैयारी पकड़े। या अल्लाह खैर, क्या हो गया है जवाद, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? जवाद ने अपने बक्से में से पैसे निकाले और गिनने लगा। फिर वो उसी अफरा तफरी में बोला, जल्दी करें, चचा का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। मैं पैसे लेने के लिए घर आया हूँ।
आपने अगर चलना है तो मेरे साथ चले, नहीं तो यहीं पर बैठकर दुआ करें। अम्मी ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिया और रोने लगी। जवाद, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ठीक है, मैं रक्षा लेकर आता हूँ, आप दोनों घर को ताला लगाएं और बाहर आ जाएं। फिर वो तेजी से घर से बाहर की तरफ भागा। मैं और अम्मी हवास बाख्तगी के साथ अपनी अपनी चादरें ओढ़कर तेजी से बाहर निकली। बाबा की हेड इंजरी हुई थी। डॉक्टर कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। बहरहाल बाबा का ऑपरेशन खैर आफियत के साथ हो गया और उसके कुछ घंटों बाद बाबा को होश भी आ गया। गांव से ताया ताई भी आ चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने हम सबको बाबा के कमरे में आने को कहा तो हम तेजी से भागते हुए बाबा के कमरे में पहुंचे। बाबा का सारा चेहरा पट्टियों में जकड़ा हुआ था और उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। हम जो ही अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हम सबको बारी बारी देखा और फिर मुझ पर नजरें जमा दी। फिर मुझे पुकारा तो मैं फौरन उनकी तरफ भागी और उनका हाथ पकड़ लिया। ज़ैनी, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होकर मरना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र की मिट्टी भी तुम्हारी वजह से जलती रहे। इसलिए मैं जो फैसला करने चाह रहा हूँ तुम मान लो तो मैं भी सुकून से मर सकूंगा। वो पुरुमीद नजरों से मेरी तरफ देखते हुए अटक अटक कर बोले तो मैं रोने लग गई, क्योंकि मैंने कभी अपने बाप को इतना बेबस बोलते हुए नहीं देखा था। मैंने हाँ में सर हिलाया तो बाबा के चेहरे से तनाव हट गया और इत्मीनान फैल गया। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देना चाहता हूँ, क्या आपको कोई एतराज है? ताया, ताई और अम्मी सभी अब्बू के सर की तरफ आकर खड़े हो गए और ताया अब्बू ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। जवाद, अब तुम्हारा भी बेटा है और तुम इसके बारे में कोई भी फैसला कर सकते हो। चनाचा अब्बू की ख्वाहिश पर फौरन ही निकाह ख्वाह का इंतजाम किया गया और मेरा निकाह जवाद के साथ हॉस्पिटल में कर दिया गया। जो ही मेरा निकाह हुआ तो बाबा की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों ने हमें फौरन कमरे से बाहर भेज दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चंद घंटों में यह हमारे साथ क्या से क्या हो गया। मैं बस खौफजदा थी और अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ी थी कि अचानक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये खबर नहीं बल्कि क़यामत थी जो हमारे सरों पर टूटी। बाबा मुझे और अम्मी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे और अम्मी को न जाने कैसी चुप लग गई कि वो बात करना ही भूल गई। मेरी रुखसती बाबा के 40वें के बाद अम्मी ने बहुत खामोशी के साथ कर दी। जवाद को भी 2 कमरों वाला क्वार्टर अलॉट हो चुका था और मैं एक क्वार्टर से निकलकर दूसरे क्वार्टर में आ गई थी। गोया मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव न आया। मैं खामोशी से सारा दिन क्वार्टर की दीवारों को तकती रहती और घूरती रहती। वही आम से लगे बंधे दिन जो मैं लगभग 18 साल तक अपने बाप के घर देखती आई थी। जवाद मेरी वजह से पार्ट टाइम भी जॉब करने लगा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी आमदनी इतनी नहीं थी जिसमें शानदार जिंदगी गुजारने के ख्वाब पूरे कर सकती। मेरे जहेज में कोई खास सामान नहीं आया था। मैं बस सादा से कपड़ों में रुखसत होकर उस क्वार्टर में आ गई थी। ताया और ताई कुछ दिन हमारे साथ रहे और फिर वापस अपने गांव चले गए। मैंने इस घर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू की और जवाद से वेलवेट के पर्दों के बारे में कहा तो अगले दिन बाजार जाने का प्रोग्राम बना। बस के इंतजार में जब हम स्टॉप पर खड़े हुए तो न जाने क्यों मैं बदमजासी हो गई। खुदा खुदा करके बस आई तो उसमें सीट ही न थी। बाजार तक मैं खड़े होकर गई तो दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरे ख्वाबों में जहाँ एक अच्छे खावंद की पिक्चर थी, वहां पर एक बड़ा सा घर, गाड़ी, नौकर चाकर के साथ साथ एक पुरतायुश लाइफ के ढेर सारे अरमान भी मौजूद थे। लेकिन मेरे सारे अरमान मट्टी मट्टी हो गए। मैं बस से उतरी तो सामने जदून प्लाजा था। मैंने जवाद को इशारे से कहा कि हम यहाँ जाएंगे। मेरी बात सुनकर जवाद के चेहरे पर एक कश्मकश उभरी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। हम जब वहाँ पर्दों वाली दुकान के अंदर दाखिल हुए तो सामने सिले सिलाए पर्दों की एक वैरायटी मौजूद थी। मैंने 4 पर्दे मुंतखब किए और जब उनका रेट पता किए तो रेट का सुनकर ही जवाद उखड़ गया। मैं हैरान नजरों से जवाद की तरफ देखने लगी कि इसे क्या हुआ है। इतनी मुश्किलों से ढूंढ ढूंढ कर पर्दे पसंद आए हैं तो अब जवाद लेना नहीं चाह रहा। इतने अच्छे तो हैं जवाद, रंग भी कितना पायदार है। मैंने शादी के बाद पहली बार फोर्स करते हुए कहा तो जवाद फौरन बोला, ये पर्दे हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज़ैनी, ये बहुत महंगे हैं। जवाद का जवाब सुनकर मेरे सर पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। मुझे दुकानदार के सामने इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं बिना कुछ कही दुकान से बाहर निकल आई और फिर तेजी के साथ प्लाजे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए तो मुझे अपने पीछे चलते जवाद की आवाज आई, ज़ैनी चलो किसी और दुकान पर पता कर लेते हैं। सिलाई सिलाई लेने जरूरी है क्या? हम बगैर सिले हुए पर्दे ले लेते हैं और तुम घर पर आराम से सी लेना। लेकिन मैं आंसू पीते हुए बाहर निकल आई। मेरा दिल उस वक्त धाड़े मार मार कर रोने को चाह रहा था और मैं यहाँ खड़े होकर किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं लगवाना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जवाद मिजाज का बहुत तेज आदमी है। मेरी जरा से भी मिजाज मुखालिफ बात सुनकर वो फौरन भड़क उठेगा। इसीलिए मैं अपना ही दिल जलाती रही और जवाद से कहा कि घर चलते हैं। मैं जो ही प्लाजे से बाहर निकली तो सामने से आती अपनी स्कूल टाइम की दोस्त को देखकर हैरान रह गई। सांवली सलूनी लेकिन बहुत पुरकशिश सी शाहिदा, जिसे पहनने ओढ़ने का कोई सलीका न था। वो आज इंतहाई जदीद तराश खराश के महंगे तरीन लिबास में जेवरात से लदी पुंधी मेरे सामने खड़ी थी। वो मुझे देखकर एकदम से मेरे गले लग गई। फिर पीछे मुड़कर उसने अपने खावंद से मेरा तारुफ करवाया। उसका खावंद सलीम 3 पीस सूट में कोई बिजनेसमैन दिखाई दे रहा था। वो मुझसे और जवाद से बड़े तपाक से मिला। फिर वो दोनों मियाँ बीवी हमें इसरार करके करीबी रेस्टोरेंट में ले गए और लंच का ऑर्डर दे दिया। मैं अपनी दोस्त नबीला की किस्मत पर बैक वक्त रश को हसद जैसी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। खाना खाते हुए मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि इसकी किस्मत कैसे खुल गई। ये भी मेरी तरह रेलवे के क्वार्टरों में ही पल बढ़कर जवान हुई थी
और ये किसी के दिल की रानी कैसे बन गई। एक मैं बदकिस्मत हूँ कि इतना हुस्न लेकर भी अपने पसंद किए पर्दे तक न खरीद सकी। जाने क्यों आंसुओं का गोला मेरे हलक में बनने लगा और मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया। लेकिन जवाद खाने पर किसी नदीदे की तरह टूट पड़ा। वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर बस खाता जा रहा था। अचानक मेरी नजर सलीम से टकराई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो मुस्तकिल मुझ पर नजरें जमाए सॉफ्ट ड्रिंक की चुस्कियां ले रहा था। मैं कुछ गड़बड़ा गई और अपनी नजरें झुका ली। नबीला पटर पटर बोले जा रही थी और जवाद पूरी रगबत के साथ अब तक खाना खाए जा रहा था। और उन दोनों के दरमियान में मैं और सलीम बस चुपचाप एक दूसरे को कुनखियों से बार बार देखने लगे। सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर सी गई और मैं औरत होने के नाते ये जान चुकी थी कि वो मेरे बेपनाह हुस्न के सामने घुटने टेक चुका है। फिर सलीम और नबीला ने अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमें घर ड्रॉप किया। घर पहुंचकर मैं अपने नसीब को ही कोसती रही। जवाद घर आकर फौरन ही लेट गया, जबकि मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन इतवार था और मेरा सुबह उठकर नाश्ता बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने जवाद से कहा कि वो बाजार से नाश्ता ले आए। वो फौरन बेफर कर बोला, घर में आटा है तो गूंद कर पराठे बनाओ, उठो शाबाश। मैं बड़बड़ाते हुए किचन में आई तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जवाद ने दरवाजा खोला तो सामने सलीम खड़ा था। भैया, आप दोनों को मेरी बेगम ने नाश्ते पर इनवाइट किया है तो मैं आप दोनों को लेने के लिए आया हूँ। सलीम ने मुस्कुराते हुए हम दोनों की तरफ देखकर कहा तो जवाद मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा। मैं सलीम की इस बात पर दिल ही दिल में खुश हो गई और ठान लिया कि अगर जवाद नहीं जाएगा तो मैं खुद ही इसके साथ चली जाऊंगी। लेकिन अचानक जवाद भी जाने के लिए आमादा हो गया। सलीम के घर जब हम उतरे तो ये कोई घर नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कोठी थी और मैं उसको देखकर मबहूत सी खड़ी थी। सलीम मेरी महुअत ताड़ चुका था। फिर जवाद को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो और नबीला मुझे अपनी कोठी दिखाने लगे। थोड़ी देर बाद नबीला किचन का कहकर वहां से चलती तो अब मैं और सलीम वहां रह गए। आप बहुत हसीन है। आपका मकाम क्वार्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा महल होना चाहिए। जवाद की बात पर मेरे दिल के तार बच गए थे। मुझे इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन ये बात इतनी जल्दी हो जाएगी मुझे इसका यकीन न था। नबीला अब हमें नाश्ते के लिए बुला रही थी। मैं जो ही पलटने लगी तो अचानक सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आपने तो मुझ पर जादू सा कर दिया है। आपको पता है, मैं सारी रात आपको सोचता रहा हूँ। एक पल भी मुझे नींद नहीं आई। मैं पलकें झपकाए मासूमियत से उसको देखने लगी। मेरे दिल का भी तो यही आलम था, लेकिन मैं उसे कैसे कहती। फिर उसने अपना नंबर मुझे दिया और कहा, मैं आपकी कॉल का मुंतजर रहूंगा। मैंने जल्दी से वो नंबर लेकर अपने पर्स में डाल दिया। ड्राइंग रूम में हम तीनों ही चहक रहे थे, सिवाय जवाद के। वो चेहरे से इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहा था और उसने नाश्ता भी कुछ खास मजे का न किया। नाश्ते के फौरन बाद ही जवाद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं जवाद के साथ आ तो गई, लेकिन मेरे और सलीम के दरमियान राब्ते फोन पर बढ़ने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर भी मिलने लगे। मेरे पास हर रोज नित नए ताहिफ देखकर जवाद का मूड खराब रहने लगा। वो मेरी लंबी कॉल्स पर तंग होने लगा। अक्सर पूछता कि फोन देर तक क्यों बिजी था, तो मैं बहाना कर देती कि नबीला से बात कर रही थी। लेकिन जाने क्यों अब मुझे जवाद की कोई भी परवाह न रही और न ही डर रहा, बल्कि मैं दिल से चाहती थी कि जवाद मुझे तलाक दे दे। अब तो सलीम भी दिन रात फोर्स करने लगा कि मैं उसके पास आ जाऊं। वो मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। एक दिन जवाद की गैर मौजूदगी में सलीम आ गया और हमारे दरमियान वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम एक दूसरे में गुम ही थे कि जवाद हमारे सर पर पहुंच गया और मुझे खड़े खड़े तलाक दे डाली। तो मैं उसी वक्त सलीम के साथ उसकी कोठी में आ गई। मुझे देखकर नबीला ने कोई रद्द-ए-अमल न दिया, बल्कि वो अपने रूम में चली गई। मुझे शदीद हैरानी हुई कि ये कैसी बीवी है कि अपनी मुमकिना सौकन को देखकर न लड़ी न रोई। सलीम मुझे अपने कमरे में ले आया और फिर मुझे कभी लिबास पहनना नसीब न हुआ। मैं हर बार उसके जिस्म की तस्कीन बनने के बाद निकाह का कहती तो वो टाल देता। तो मैंने उसे याद दिलाया कि तुम खुद भी तो मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखने की बात करते थे। पहले तो वो टाल गया, फिर एक दिन शराब के नशे में धुत होकर कहने लगा, रानी बनाकर रखने की बात की थी, बीवी बनाने के लिए नहीं। और मैं सकते में आ गई। कुछ माह बाद मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि नबीला उसकी बीवी नहीं बल्कि रिश्तेदार है और ये कोठी दरअसल जिस्म फरोशी का अड्डा है। मेरी आंखों के सामने असल अंधेरे तो तब आए जब सलीम का मुझसे दिल भर गया और अब मेरे लिए हर रात एक गाहक आता और मेरे जिस्म के पैसे सलीम खड़े करता। दुनिया में ही अपने लालच और शौहर से बेवफाई की सजा मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं सलीम को भी बेरतनाक सजा देना चाहती थी। एक दिन मैं सलीम की चुंगल से भाग निकली। तमाम सबूत मेरे पास थे। मैं बस में सवार हुई ताकि अगले स्टॉप पर पुलिस स्टेशन उतर जाऊं। सफर करते कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक कम उम्र लड़की अपना गोद का बच्चा मुझे देकर बोली कि बाजी इसे पकड़ लो, मेरे हाथ में तकलीफ है। मैंने बच्चे को उठा लिया जिसके चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ था। अचानक बस रुकी और पुलिस बस के अंदर आई और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, यही वो वाहियात औरत है। और मेरे हाथ से वो बच्चा खींचा तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि कपड़े में बच्चा नहीं बल्कि हजार हजार नोटों की बेशुमार गड्डियां और हीरे के जेवरात थे। मैं इनकार करती रह गई और इंस्पेक्टर को कहा कि ये सब मुझे एक लड़की ने पकड़ाया था, ये कहकर कि ये बच्चा पकड़ लो, मेरे हाथ में तकलीफ है। ये कहकर मैं दाएं बाएं देखने लगी तो ना तो वो लड़की थी और ना ही मेरा पर्स जिसमें सलीम के खिलाफ सबूत थे। अलबत्ता बस से उतरते ही मेरी नजर सामने खड़े सलीम पर पड़ी, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं फौरन चिल्लाई और इंस्पेक्टर को मुतवज्जा किया कि ये वो शख्स है जो उस लड़की के साथ मिला हुआ था। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ बोलती, एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर आकर पड़ा। जो औरत शौहर के होते हुए किसी गैर मर्द के पहलू में जा लेटे,
उसे हक नहीं कि वो दूसरों पर उंगली उठाए। इतनी सती सावित्री होती तो खावंद का घर ही क्यों छोड़ती। सलीम ने सिर्फ एक बार मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन अपनी जबान से उसने बार बार मुझे थप्पड़ मारे कि फिर उसके बाद किसी ने मुझे बोलता हुआ ना सुना। चोरी के मुकदमे में एक लंबी सजा मेरी मुंतजर थी। मैंने अपने दिफा के लिए सरकारी वकील भी न किया, क्योंकि मुझ जैसी औरतों की यही सजा बनती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।